नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर का जो पेपर है हमारा। सेकंड पेपर कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है सेकेंड ईयर का, और उसकी यूनिट नंबर पहली जिसका नाम है विद्यालय की संकल्पना। तो ये यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आगामी पेपर जो आपका 2023 में होगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो एक बार पूरा यूनिट वाइज सबका आपको रिवीजन करके जाना है, और ये मात्र आपको क्लास रहेगी 20 से 25 मिनट की। तो इसमें आपको प्रतिदिन क्लास में पार्टिसिपेट करना है, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले, उस पर आपको इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है साथियों, और उस पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा क्लास का। तो एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे ना, तो एप्लीकेशन पे आपके लिए एक कोर्स भी दिया गया है जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर है। कौन से? 20 मॉडल पेपर है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात की गई है, और वो हैंड रिटन है पूरे नोट्स। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं क्लास की। सिर्फ हमको महत्वपूर्ण प्रश्न ही पढ़ने, इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए आप लोग, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित संसाधनों की कितनी संख्या थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कितनी थी? 16 थी भाई। 16 मानवीय संसाधन थे उसमें, और भौतिक संसाधन टोटल कितने थे? 16। मानवीय और भौतिक दो प्रकार के संसाधन, जिसमें संख्या थी कितनी? 16। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपना कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, जिसका नाम क्या रखा गया था? जनश्री बीमा योजना था इसका पहले नाम। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 अगस्त 2006 को किया गया था। लगा लीजिए निशान। गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1998 में किया गया था, और इसके अंदर राशि कितनी मिलती है? 6,000 रुपये टोटल राशि मिलती है बालिकाओं के लिए। 3,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, दो किस्तों में मिलती है, 3-3 हज़ार रुपये भाई। ठीक है ना? तो ये योजना है गार्गी पुरस्कार योजना, 1998। उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, ये जो आपकी योजना है मैं बता रहा हूँ ना, ये रीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 3 टॉपिक है हमारी रीट के अंदर। आप लोग जाएंगे, क्लास लेंगे, निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर सर्च करके, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे टॉपिक। ठीक है ना? योजनाओं से संबंधित, और बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, जो हर बार रीट में भी पूछी जाती है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो योजना है वो साथियों 2010-11 के अंदर लागू की गई थी। और आपकी बेटी योजना कब लागू हुई थी? 2004-5 में लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। उसके बाद इंस्पायर्ड अवार्ड योजना जो है वो किस विभाग के द्वारा चालू की गई थी? तो वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। और इंस्पायर्ड अवार्ड योजना को लागू कब किया गया था? तो ये 2009 में 10 में लागू हुई थी, 9-10 के आसपास। उसके बाद कस्तूरबा गांधी STDR योजना है वो कब लागू की गई थी? 2007-8 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी? ये 1966 में लागू हुई थी। तो ये योजना है, तो आप लोग अब पढ़ लीजिए, चाहे बाद में पढ़ेंगे रीट में भी, ये पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है भाई। उसके बाद अध्यापक कल्याण कोष न्याय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अब देखते हैं हम कुछ बड़े प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विद्यालय के भाई भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे 3 भौतिक संसाधन पूछे गए हैं, जैसे विद्यालय का भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, ये भौतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधनों में तो हम बात आगे करेंगे। ठीक है ना? अब देखेंगे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट कौन सा आएगा अगला। ये देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम TC बोलते हैं ना, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि जब कोई बच्चा एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो आवेदन के समय, आवेदन जब किया जाता है दूसरे विद्यालय में, तो उस आवेदन के साथ साथ हमको TC प्रस्तुत करना पड़ता है। और इस TC में उसका नाम, उसकी तिथि, विद्यालय में अध्ययनरत अवधि और अंतिम कक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इस वजह से इसकी आवश्यकता होती है। गार्गी पुरस्कार 1998 में शुरू हुआ था। 6,000 रुपये इसमें राशि दी जाती है, 2 किस्तों में।
तो ये किसको दिया जाता है? इसमें जो लाभार्थी होते हैं बालिकाएं, वो कौन सी होती है? तो कक्षा 10वीं में जिसकी 75% या 75% से अधिक परसेंटेज बनती है, उन बालिकाओं को ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि राज्य स्तर पर जो संचालित कल्याणकारी योजना है वो कौन कौन सी है? तो आपको मैंने अभी जस्ट ऊपर नाम भी बताया था, जैसे आपकी बेटी योजना, कस्तूरबा गांधी STDR योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। ये सब योजनाएं बालिकाओं के लिए। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यार्थी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 2 कल्याणकारी योजनाएं। राष्ट्रीय स्तर की बात की गई है, तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना। एक आंसर हो जाएगा नेशनल मिक्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, एक तो ये है, और दूसरी है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। ये हमारी नेशनल लेवल की जो कल्याणकारी योजना है वो है, तो ये आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है और नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, इसके बारे में थोड़ा उल्लेख पढ़ लेते हैं। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के शीर्षक से योजना को सन 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोत से आय लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे जो कक्षा 8वीं पास हो और उनके माता पिता की पूरी वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। और यह छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 6,000 रुपये की निर्धारित मानदंड पूरे होने पर कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन करने पर दी जाती है। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोक करके उनको कक्षा 12वीं तक अध्ययन कराने के लिए प्रोत्साहन करना होता है। और ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? लगभग 5471 विद्यार्थी हैं अकॉर्डिंग टू उस आंकड़े के अनुसार। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना। यहाँ पर ये जो योजना है ना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाओं से आपके 2 प्रश्न आएंगे, और तो योजनाओं को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ भाई। 2 प्रश्न आएंगे, कम से कम 6 नंबर के मिलेंगे। 6 नंबर आपके सीधे योजनाओं से मिल जाएंगे। तो गार्गी पुरस्कार योजना की हम बात करें तो 1998 में शुरुआत की गई थी। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि 75 अंक से अधिक अंक पाने वाली जो लड़कियां हैं उनको 6,000 रुपये राशि दी जाती है 2 किस्तों के अंदर। 3,000 रुपये तो 11वीं क्लास में और 3,000 रुपये 12वीं क्लास में। हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। अभी हमने जस्ट ऊपर बात कर ली नेशनल कम मेरिट योजना की। अब इंस्पायर्ड योजना की बात करें तो 2009 में शुरू की गई थी, और ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो साइंस के अंदर विशेषताएं रखते हैं। ठीक है ना, जो साइंस का चुनाव करते हैं तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने की बात करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चालू की गई थी, इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। ये प्रोजेक्ट से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पन्नादास जीवन अमृत योजना की। तो याद रखेंगे, इस योजना का शुभारंभ आपको पता है कि 14 अगस्त 2006 को किया गया था। और इसमें जो BPL से कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति हैं उन परिवारों को बीमा लाभ के साथ साथ परिवार के जो आश्रित 2 पुत्र या 2 पुत्रियां हैं उनको कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक अध्ययन करवाया जाता है। तो अध्ययन के समय उनको हर 3 महीने में 300 रुपये की राशि भी दी जाती है, और साथ ही साथ हर 12 महीने में 1200 रुपये भी छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हर 3 महीने में त्रैमासिक दर से, यानी कि कितना हो गया भाई? 100 रुपये महीने। यानी कि कहने के मतलब यही है कि इसमें 1200 रुपये प्रति सालाना पैसा दिया जाता है कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक। किसमें? पन्नादाय जीवन अमृत योजना के अंदर। ठीक है ना। दूसरा लाभ यह है कि अगर मान के चलते हो कि व्यक्तिगत दुर्घटना हो भी जाती है, तो ऐसी स्थिति में या कोई मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनको क्षति बीमा आवरण उपलब्ध भी करवाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करें, आप ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अभी चालू की गई थी ये साथियों। तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से 12वीं तक जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, ऐसी लड़कियां, ठीक है, उनके निवास स्थान से लेकर के विद्यालय की दूरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है कि भाई 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर किसी बालिका का घर है तो उनको पैसा दिया जाता है।
ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए 9 से 12वीं तक के। बाकी के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी ट्रांसफ़र वाउचर योजना दी जाती है। उसमें भी निर्धारित है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको 5 रुपये मिलते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको 10 रुपये मिलते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको 15 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और 5 किलोमीटर की दूरी अगर है तो उसको 25 रुपये दिए जाते हैं। तो ये अपनी ट्रांसफ़र वाउचर योजना होती है जो आप रीट में भी पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपना, यहाँ पर ही आ गया। विद्यालय के मानवीय संसाधन या फिर भौतिक संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होते हैं विद्यालय के अंदर, समझ लो आप लोग। एक तो होता है मानवीय और दूसरे होते हैं भौतिकी। अब भौतिकी संसाधन कौन कौन से हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विद्यालय के लिए जो मानवीय संसाधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें प्रबंध समिति के सदस्य आते हैं, अध्यापक, अभिभावक समिति के सदस्य भी आते हैं, और इसके अंदर प्रशासक, अनुदेशक, लिपिकीय वर्ग, 4th ग्रेड के कर्मचारी, ये सब आते हैं। विद्यालय जिनके मानवीय संसाधन कुशल, प्रशिक्षित और समर्पित या दक्ष होते हैं, उन विद्यालयों की संकल्पना एक अच्छे विद्यालय अथवा एक प्रभावी विद्यालय के रूप में होती है। प्राय देखा जाता है कि मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षित और कुशल होने पर उस देश का विकास बहुत अच्छा होता है, उस विद्यालय का, समाज का विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो मानवीय संसाधन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिसमें मानव की बात की जाए तो मानव कौन कौन होते हैं विद्यालय के अंदर, पूरा स्टाफ होता है, माता पिता अभिभावक भी होते हैं, हेड मास्टर, प्रिंसिपल वगैरह सारे होते हैं। तो ये होते हैं मानवीय संसाधन। अगर ये व्यक्ति अच्छे हुए, इनका व्यक्तित्व अच्छा हुआ, इनकी कार्यप्रणाली, कुशलता, दक्षता अच्छी हुई, तो विद्यालय ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और अगर बात करें हम भौतिक संसाधनों की, भौतिक संसाधन का मतलब होता है वहाँ पे उपलब्ध सामान क्या है। तो हमारे विद्यालय के अंदर जो मानवीय संसाधन जितने ज़्यादा दक्ष और कुशल होते हैं, तो वैसे ही भौतिक संसाधनों का उपयोग करके वो विद्यालय के अंदर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं और प्रयोगशालाएं, शिक्षण सामग्रियां आदि उपलब्ध करवाएंगे। अगर हमारे मानवीय संसाधन अच्छे नहीं है, यानी कि टीचर अच्छे नहीं है पढ़ाने वाले, हेडमास्टर का अनुशासन अच्छा नहीं है, तो इन भौतिक संसाधनों का कोई उपयोग भी नहीं है। शिक्षा अधिकार कानून में इस बात पर भी बल दिया गया है कि भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण अगर कोई विद्यालय है तो बहुत अच्छा सुदृढ़ होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मैंने अभी आपको बात की थी कि 16 भौतिक संसाधनों को शामिल भी किया गया है। असल में भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालय ही बिल्कुल एक वास्तविक विद्यालय कहे जाते हैं, एक अच्छे विद्यालय कहे जाते हैं, जिनमें संसाधनों की परिपूर्णता होती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, देखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट। विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ये संपूर्ण का संपूर्ण पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपके लिए, है ना। और 20 मॉडल पेपर हैं, उन मॉडल पेपरों को आप लोग ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके आराम से आपको डर लग रहा है कि मेरे से इतना पढ़ा नहीं जाता, तो आप लोग 70-75% तो आसानी से बना लेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं कि एक समाज का लघु रूप बनाया जाए अगर किसी विद्यालय को, तो उसके क्या क्या कदम आपको उठाने पड़ेंगे, क्या क्या आप प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज विद्यालय ज्ञानार्जन का स्थान ही नहीं माना जाता, बल्कि एक सामाजिक इकाई और एक विशिष्ट प्रकार का समाज भी माना जाता है, जिसके सभी छोटे बड़े सदस्य, अध्यापक, छात्र सब साथ साथ रहते हैं। हम समाज का लघु रूप भी इसको कह सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने के लिए बहुत सारे कदम भी उठा सकते हैं। कौन कौन से ज़रा देखेंगे आप लोग, कि विद्यालयों में पढ़ाना लिखना, गिनने के साथ साथ मनोरंजन, बाल अधिकार, दायित्व व सामाजिक संबंधों के बारे में भी हम विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु छात्र संसद का गठन करेंगे और उसका संचालन भी करवाया जाएगा। संस्कृति का संरक्षण और उनका हस्तांतरण भी करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना, बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करना। ऐसे सारे कार्यक्रम हम करेंगे विद्यालय के अंदर, तो हमारा विद्यालय बिल्कुल बहुत अच्छा बन जाएगा, एक समाज की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना। विद्यालय प्राथमिक रूप से एक सामाजिक संस्था है, विश्लेषण करना है, या फिर विद्यालय और समाज में एक पारस्परिक संबंध क्या है। हालांकि आप उसका उत्तर भी लिख सकते हो और नीचे आपको और दूसरा भी उत्तर बता रहे हैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे अगर ये उत्तर भी याद हो गया तो लगभग दोनों मिलते जुलते होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता।
आज विद्यालय केवल विद्यार्जन या ज्ञानार्जन का स्थान ही नहीं माना जाता, अपितु एक सामाजिक इकाई, एक विशिष्ट प्रकार का समाज है। ये जस्ट लाइन अभी आपने ऊपर भी पढ़ी होगी, जिसके सभी छोटे बड़े सदस्य सब साथ साथ रहते हैं। ये सभी एक व्यवस्था के अधीन कार्य करते हैं, जिसके प्रति सब लोग अपनी सहमति और सहयोग भी करते हैं। यह बात लोकतांत्रिक एवं सामाजिक भावनाओं की मिसाल है। विद्यालय के अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक, अध्यापक सब मिलकर के स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, भाईचारा, न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आधारित रहते हैं और खरे भी उतरते हैं। तो ये प्रश्न वैसा ही हो गया ना, एक समाज के अंदर संबंध बन गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के बारे में एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक हेतु भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो जरा देखेंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ये इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन और अन्य भौतिक संसाधनों की अनिवार्यता निम्नानुसार कौन कौन सी हैं, तो देखेंगे। प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा कक्ष और एवं स्टोर अथवा प्रधानाध्यापक कक्ष भी होना चाहिए। अवरोध रहित मार्ग होना चाहिए। छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक पृथक सुविधा हो। पीने के पानी के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। मिड डे मील के लिए एक रसोई घर होना चाहिए। बच्चों को खेल का एक मैदान होना चाहिए। विद्यालय परिसर की 4 दीवारी या फिर पूरी तारबंदी होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सीखने की पर्याप्त सामग्री होए। और विद्यालय जिसमें एक पुस्तकालय जिसके अंदर समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें विद्यार्थियों को रोमांचित करने के लिए और कहानियों की पुस्तकें भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जरूरी है। वर्तमान में कई प्रकार की भवन योजना प्राप्त हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें ये सारी, जैसे EHUTLIYO, ये वर्तमान उपलब्ध वित्तीय सुविधा, स्थान एवं आवश्यकता अनुसार भवन योजना का चयन भी किया जा सकता है कि किस प्रकार की भवन योजना होनी चाहिए, किस टाइप में होनी चाहिए। ये भवन की साइज है, L टाइप में है या H टाइप में है, किस टाइप में। अगला है कि भाई दार्शनिक आधार के अनुसार विद्यालय कौन कौन से स्वरूप हैं, तो विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं दार्शनिकवाद के अनुसार। जब देखिए आप लोग, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्रकृतिवाद आधारित विद्यालय ये कैसा होता है। एक प्रश्न तो आपको याद रखना है ये वाला, यहाँ पर भी आपको प्रश्न डिफरेंट किया जा सकता है कि भाई प्रकृतिवादी विद्यालय कैसे होते हैं, व्यवहारवादी विद्यालय कैसे होते हैं। तो देखेंगे आप लोग, शिक्षा दर्शन में बहुत प्रचलित विभिन्न वादों के तहत प्रकृतिवाद के विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था न होकर के स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होती है। इन विद्यालयों में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता से स्वयं अनुशासित रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण सुविधा होती है, जिसमें बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है और प्रकृतिवाद पर आधारित विद्यालय में सह शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा प्रकार है आदर्शवाद आधारित विद्यालय। तो ये कैसे होते हैं। आदर्शवाद के आधार पर विद्यालय मानवीय क्रियाओं का एक आदर्श लघु रूप होता है, जिसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। विद्यालय को बाग का स्वरूप माना जाता है और शिक्षक बाग का माली। विद्यालय में अनुशासन प्रभावात्मक होता है तथा बालकों को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आदर्शवाद के आधार पर बालक एवं बालिकाओं के पृथक पृथक विद्यालय होते हैं। किसके अंदर, आदर्शवाद के अंदर। ऐसे ही आपको प्रायोजनवाद याद रखना है और अपना यथार्थवाद भी याद रखना है। तो ये विद्यालय के प्रकार है, इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, ऊपर जस्ट ये आ चुका है, ठीक है भाई। आगे हम बात करेंगे, ये योजनाएं आप लोगों ने सभी पढ़ लेना भाई, ये योजना को सब लोग पढ़ना है। यहाँ से आपकी 2 योजनाएं आएंगी और 2 योजनाएं कोई सी भी पूछी जा सकती हैं, ये आप लोग याद रखना। विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करेंगे। अब विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो देखेंगे आप लोग, सबसे पहले हम इसकी आवश्यकता की बात करेंगे। महत्व, जनतंत्र में शैक्षिक प्रणाली का सही रूप प्रस्तुत करने में विद्यालय प्रबंधन मुख्य होता है। इसके आधार पर ही जनतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है तथा इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व को भी निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। कैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पर, विद्यालय या फिर शैक्षिक संस्था या संगठन को सुदृढ़ कैसे बनाया जाएगा। आवश्यक संस्थानों को पूर्ति करके विद्यालय या फिर संगठन का विकास करने एवं वित्तीय स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है कि विद्यालय संस्था के हितों के अनुरूप मानवीय व भौतिकीय संसाधनों की व्यवस्था की जाए, संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, ये सब काम करने चाहिए हमको।
तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका समावेशी शिक्षा। ये भी अच्छा प्रश्न है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जिसमें समर्थ और असमर्थ सभी विद्यार्थियों को लेकर शिक्षण अधिगम करवाया जाए। कक्षा में शिक्षण के दौरान अपंग व कमजोर बच्चों की अपेक्षा उनमें कुंठा या निर्बलता की भावना उत्पन्न हो, इस वजह से उन सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। अतः आवश्यक सभी विद्यार्थियों को एक साथ समग्र शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें समत्व की भावना का उन्मेष हो और साथ ही सभी विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर अपनी रुचि, योग्यता और अभिवृत्त्यात्मक स्थिति के अनुसार कार्यों में क्रियान्वित हो जाए। समावेशन की नीति प्रत्येक विद्यालय एवं समस्त शिक्षा के व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। विद्यालय को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ विद्यार्थियों को भावी जीवन की तैयारी करवाई जा सके तथा यह सुनिश्चित भी किया जाए कि सभी विद्यार्थी, विशेषकर वे विद्यार्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े हुए हों, उनके क्षेत्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना चाहिए और उनको फ़ायदा भी मिलना चाहिए। अतः विशिष्ट अवसरों पर भी विद्यालयों में गिने चुने जाने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिभा प्रकट करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो ये अपनी होती है समावेशी शिक्षा। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो निबंधात्मक प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा वीडियो के अंदर। मैंने आपको निबंधात्मक जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे अपने ऐप पर आप लोग जाएंगे और निबंधात्मक प्रश्न मैंने हर यूनिट से इंपॉर्टेंट मॉडल जो पेपर हैं उनमें आपको बताए हैं, वहाँ से आपके नंबर एकदम बिल्कुल ग्रो करेंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर पर लिंक आपको दिया गया है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली यूनिट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।